हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो आई होप तुम सब बढ़िया होगे, ठीक। और पढ़ाई तो हमें बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है वो आपका डायबिटीज़ मेलाइटस। देखो, डायबिटीज मेलाइटस को एकदम अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। कोशिश करना कि तुम उन चीज़ों को रिलेट कर सको, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें रिलेट करा सकूँ, ठीक है। सो सबसे पहले ये समझो कि डायबिटीज मेलाइटस क्या है। देखो, डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें बॉडी जो है ना, या तो आपका इंसुलिन वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती, ठीक, या वो इंसुलिन को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाती, ठीक है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर इंसुलिन नहीं बनेगा या इंसुलिन यूज नहीं अच्छी तरह नहीं कर पाएगी तो उससे ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, उस ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से आपके हार्मफुल इफेक्ट आपके वेरियस ऑर्गन में दिखते हैं, वो हम अभी देखेंगे। तो ये डायबिटीज मेलाइटिस है, ठीक। तो डायबिटीज मेलाइटिस 2 टाइप्स का होता है। पहला जिसे हम टाइप 1 बोलते हैं और दूसरा टाइप 2। टाइप 1 को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 2 को जो बोलते हैं वो बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो सबसे पहले हम टाइप 1 पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप 2 जो होगा वो मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा, ठीक। सबसे पहले ये देखो तुमने फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो मैं तुम्हें एक बार उसे रिकॉल करा देता हूँ कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे होता है। देखो, मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं, मतलब इंसुलिन सीक्रेट कैसे होता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ, तुमने फिजियोलॉजी में पढ़ा है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ ताकि तुम इस चीज़ को रिलेट कर सको। देखो, सिंपल सी बात है, ये बीटा सेल है, पैंक्रेटिक बीटा सेल, ठीक। ये पूरी पैंक्रेटिक बीटा सेल है। यहाँ पे ग्लूकोज आपका अंदर आता है, किस ट्रांसपोर्टर से, ग्लूट ट्रांसपोर्टर। जैसे ग्लूकोज अंदर आता है तो क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो मेटाबॉलिज्म में जाता है। वो जैसे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में जाता है तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है, एटीपी। वो एटीपी क्या करती है, आपके पैंक्रेटिक बीटा सेल में आपका एक चैनल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है पोटेशियम सेंसिटिव चैनल। तो ये क्या करते हैं, एटीपी जो एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं ये क्या करते हैं, ये इन चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे इन चैनल को ब्लॉक कर देते हैं तो जो पोटेशियम होता है वो क्या होता है, बाहर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से पोटेशियम क्या होता है, अंदर इकट्ठा होने लगता है। जैसे पोटेशियम अंदर इकट्ठा होने लगता है तो अंदर चार्ज कैसा हो जाता है, चार्ज कैसा होने लगता है, प्लस प्लस डेवलप होने लगता है। उस चार्ज की वजह से जैसे वो चार्ज डेवलप होने लगता है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उससे क्या होता है, आपके कैल्शियम चैनल एक्टिवेट होते हैं। वो कैल्शियम चैनल जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो बाहर से कैल्शियम अंदर आते हैं। तो जैसे ही बाहर से कैल्शियम अंदर आते हैं तो बाहर से कैल्शियम जैसे अंदर आए तो ये वेसाइकल है ये। तो ये क्या करते हैं कि ये कैल्शियम क्या करते हैं, इन वेसाइकल को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन वेसाइकल से क्या रिलीज होता है, इंसुलिन। तो ये प्रोसेस होता है इंसुलिन रिलीज कराने का, ठीक। अब एक और मेथड सुन लो। एक आपका एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। ये क्या करता है, ये ग्लूटामिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, गाबा में। तो गाबा जो होता है वो भी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इंसुलिन रिलीज करवाने के लिए, ठीक। तो ये तुम्हें फिजियोलॉजी समझ आई इसकी, ठीक है। अब देखो, जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है ना, ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज होंगी ना, वो आइसोलेट्स ऑफ बीटा सेल्स पे एक्ट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होगा। अब जैसी बीटा सेल का फंक्शन क्या है, इंसुलिन रिलीज करवाना। अब जैसी बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होती रहेंगी तो उससे क्या होगा, इंसुलिन नहीं निकलेगा, मतलब नहीं रिलीज होगा, ठीक। तो इसका मतलब दिस डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सोल्यूट डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। मतलब इस टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में आपकी इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है, ठीक। क्यों होती है, क्योंकि ऑटो इम्यून एंटीबॉडी जो होती हैं वो आपकी बीटा सेल्स पे एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज नहीं होता, ठीक। अब देखो, ये सिनेरियो समझो कि कौन सी ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो क्या करती हैं, बीटा सेल को डिस्ट्रक्शन करती हैं, ठीक है। तो देखो, ये बीटा सेल है, ठीक है। ये बीटा सेल पे आपके ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये आपके सेल्फ एंटीजेंस होते हैं बीटा सेल में जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो कौन सी ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट करती हैं, ठीक है। और ऐसी कौन सी एंटीबॉडीज हैं जो इंसुलिन को रिलीज नहीं करवाती हैं।
ठीक है। तो कौन सी पहली एंटीबॉडी है एंटी आइसोलेट्स एंटीबॉडीज। ये क्या करती हैं, ये सेल्फ एंटीजन पे एक्ट करती हैं बीटा सेल पे, जिसकी वजह से क्या होता है बीटा सेल का मतलब डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ठीक, आपकी दूसरी टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं जिनका नाम है एंटी जीएडी। क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज होती हैं जो कि इस एंजाइम पे जुड़ जाती हैं। जैसे ये इस एंजाइम पे जुड़ जाएंगी तो क्या होगा, ये एंजाइम पे जैसे जुड़ गई तो क्या होगा, जो ग्लूटामिक एसिड था वो गाबा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और गाबा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो वो इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाएगा, मतलब इंसुलिन रिलीज नहीं होगा। ठीक है। तीसरी टाइप की एंटीबॉडीज होती है एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज। ये क्या करती हैं, ये आपके वेसाइकल पे जाके एक्ट करती हैं। जैसी वेसाइकल पे जाके एक्ट करती हैं तो उस जिस वेसाइकल में इंसुलिन है वहाँ से इंसुलिन रिलीज नहीं होता। तो ये 3 टाइप की एंटीबॉडीज हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक, अब देखो, अब ये एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज ने क्या किया, बीटा सेल्स का प्रोडक्शन कम कर दिया, तो वो सॉरी प्रोडक्शन नहीं, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जैसे ही बीटा सेल को डिस्ट्रॉय किया इन्होंने तो उसकी वजह से क्या हो गया, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया। ठीक है, इंसुलिन का बेटा बीटा सेल तो डिस्ट्रॉय हो गई ना, तो सिंपल सी बात है इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब एक बात समझना, इतना समझ आया तुम्हें, इंसुलिन प्रोडक्शन कम हुआ। ठीक, अब मैं 2 केस लेके चलूंगा, एक नॉर्मल और एक पैथोलॉजी केस। ठीक है, कि नॉर्मली क्या होता है कि आपका इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन सिंपल सी बात है आपका एक रिसेप्टर पे एक्ट करता है। ये बीटा सेल है, सॉरी बीटा सेल नहीं है, ये आपकी कोई नॉर्मल सेल है। ठीक है, जो कि इंसुलिन क्या किया, अपने रिसेप्टर उस सेल पे इंसुलिन का रिसेप्टर प्रेजेंट था, इंसुलिन ने उस पर एक्ट किया। जैसे ही इंसुलिन ने एक्ट किया तो इंसुलिन ने क्या किया, जो ग्लूट रिसेप्टर होते हैं, ग्लूट रिसेप्टर क्या होते हैं, जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो जो इंसुलिन होता है ना, वो क्या करता है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर का एक्सप्रेशन बढ़ा देता है। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से काम करने लगते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ब्लड में वो कहाँ आ जाता है, सेल के अंदर आ जाता है। फिर जो ग्लूकोज होता है जो सेल के अंदर आया वो आपका सेल उसे यूटिलाइज करती है, जिसकी वजह से वहाँ से एटीपी बनती है। ठीक, इतना समझ आया, ये नॉर्मल काम होता है इंसुलिन का। अब सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें बोला बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो बीटा सेल जैसी डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया। अब जैसे ही इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या होगा, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, इंसुलिन का फंक्शन क्या है, ग्लूट एक्सप्रेस मतलब जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर होते हैं उनका एक्सप्रेशन बढ़ा देना। ठीक है, अगर उसका एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है, जो ग्लूकोज होगा ब्लड में वो सेल के अंदर आ जाएगा आसानी से, है ना, मतलब है ना। ठीक, तो ये फंक्शन है। तो क्या होता है, अब वो जैसे इंसुलिन नहीं रहेगा तो सिंपल सी बात है जो ग्लूट एक्सप्रेशन है वो आपका कम हो जाएगा। जैसे ही ग्लूट एक्सप्रेशन कम हो जाएगा तो जो ग्लूकोज होगा ब्लड में वो आपका सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो वो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं आ पाया। अगर वो सेल के अंदर नहीं आ पाया तो क्या होगा, वो ग्लूकोज कहाँ इकट्ठा होगा, ब्लड में। अगर वो ग्लूकोज ब्लड में इकट्ठा होने लगा बार बार तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। ये बताओ, इतना समझ आया। ठीक है, तो ये नॉर्मल केस हो गया, वो सॉरी पैथोलॉजी केस। ठीक, अब एक चीज और समझो। ठीक है, तो ये समझ आया ना तुम्हें, बहुत सही। ठीक, अब देखो, अब ध्यान समझना। अब सिंपल सी बात है, अब हमारे मतलब क्या होता है कि अब ये ब्लड ग्लूकोज बढ़ चुका है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया। अब इसके मेटाबॉलिक चेंजेस क्या क्या होंगे वो देखो सुनो, मेटाबॉलिक चेंजेस कहाँ पे, लिवर में, स्केलेटल मसल और वाइट एडिपोज टिश्यू। ध्यान से समझना। पहला चेंज क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। देखो सिंपल सी बात है कि एक चीज समझना, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज बाय हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब एक चीज और समझना, देखो अभी देखो इसका मतलब तुम्हें समझ आएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे ये ब्लड ग्लूकोज था, ब्लड ग्लूकोज जो लेवल था वो आपका बढ़ गया, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हुआ। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जो ब्लड ग्लूकोज है वो आपका सेल के अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है ना। तो अगर वो यूटिलाइज नहीं होगा तो सिंपल सी बात है क्या होगा, एटीपी नहीं बनेगी, सिंपल। ठीक, अब जब एटीपी नहीं बनेगी तो सेल कैसी रहेगी, सेल रहेगी भूखी,
है ना, मतलब हंगर में रहेगी, मतलब उसे ग्लूकोज चाहिए कि भैया मुझे ग्लूकोज दो, ठीक है, मुझे काम करना है, ठीक है। तो क्या होगा उस समय, क्या होगा कि अब आपका जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, ठीक है, और एटीपी कम प्रोडक्शन हो रहा है ना, क्योंकि ग्लूकोज अंदर नहीं गया तो एटीपी कम बनेगा। तो एटीपी कम बनना है, तो अब हमारे ऐसे कौन सोर्सेज हैं जो आपके एटीपी प्रोडक्शन एटीपी देंगे। तो अब हमारे पास आते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में आपके फैट जमा होता है, उस एडिपोज टिश्यू में आपका ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है। वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो होता है वो आपका टूटता है, ठीक है, वो आपका टूटा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब ये फैटी एसिड आपका कहाँ गया, बीटा ऑक्सीडेशन। जैसे ही बीटा ऑक्सीडेशन में गया तो बीटा ऑक्सीडेशन से इसने क्या बनाया, एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन बढ़ा। अब जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन बढ़ा तो उससे क्या हुआ, वहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ, अब ये कीटोन बॉडी सिंथेसिस करेगा। जैसी कीटोन बॉडी सिंथेसिस करेगा, कौन सी कीटोन बॉडी बनेगी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोएसीटेट, ठीक, तो ये कीटोन बॉडी बन गई। अब ये सिंपल सी बात है, अब मेरी बॉडी जो है वो ग्लूकोज यूज नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि इंसुलिन की डिफिशियंसी है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, मेरी बॉडी क्या करेगी, अब वो फैट और प्रोटीन का इस्तेमाल करेगी। तो फैट को वो तोड़ेगी, उसने तोड़ा तो एसिटा कोएंजाइम में बन गया, सिंपल सी बात है। जैसे एसिटा कोएंजाइम में बना तो उससे वो कहाँ चला गया, कीटोन बॉडी सिंथेसिस में। तो कीटोन बॉडी बहुत ज़्यादा बनी। अब कीटोन बॉडी जैसी ज़्यादा बनी तो क्या होने लग गया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इतना समझ आया, ठीक। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, किसमें, ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ग्लूकोनियोजेनेसिस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। वो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एक्टिवेट कब होता है, जब आपका एसिटाइल कोएंजाइम कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसका। तो अब सिंपल सी बात है, डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 में एसिटाइल कोएंजाइम जो इसका प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करेगा। जैसे ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करेगा, ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कौन से प्रोसेस का एंजाइम है, एंजाइम ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जैसे ही इसको एक्टिवेट किया तो उससे क्या एक्टिवेट हो जाएगा, पाथवे ग्लूकोनियोजेनेसिस। इतना समझ आया, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसीमिया और कीटोनीमिया, ये समझ आया तुम्हें, ठीक। अब तीसरी चीज़ समझो जिसका नाम है हाइपर ट्राई एसाइल ग्लिसरोनीमिया। इसका मतलब क्या है, देखो जो तुम्हारे फैटी एसिड बने हैं बहुत सारे, ठीक है, इसको है ना कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में। और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं और इनको पैकेज और सीक्रेट मतलब पैक्ड और सीक्रेट कर देते हैं किसमें, VLDL में, ठीक है। मैंने तुम्हें लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म में मैंने तुम्हें बता रखा है कि फैट जो होते हैं वो आपके किसके मतलब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, ये आपके किसके अंदर होते हैं, VLDL मतलब लाइपोप्रोटीन के अंदर होते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, जो फैटी एसिड ज़्यादा बना है वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में। वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल पैकेज किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। और किसमें पैकेज सीक्रेट कर देते हैं, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मतलब VLDL में, ठीक। जिसकी वजह से क्या होता है, अब देखो सुनो, इतना समझ आया। अब एक बात समझो कि टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज होता है वो आपका उसका सिंथेसिस है ना कम होने लगता है। देखो क्यों, मैंने देखो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल में आपका ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज है। इस लाइपोप्रोटीन लाइपेज को बनाने के लिए आपका इंसुलिन की जरूरत होती है, ठीक। अब मेरे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में आपका इंसुलिन नहीं है, तो जब ये इंसुलिन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है वो मेरा नहीं बनेगा। और लाइपोप्रोटीन लाइपेज का फंक्शन क्या होता है कि ये आपके लाइपोप्रोटीन को तोड़ता है ना, लाइपोप्रोटीन को तोड़ेगा, ठीक, उसमें किसको, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को तोड़ेगा, है ना। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को तोड़ेगा तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। वो फैटी एसिड आपका एडिपोज टिश्यू में चला जाएगा और ग्लिसरॉल आपका चला जाएगा। इतना मैंने आपको लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पढ़ा रखा है, नहीं देखा है तो देखना जरूर। तो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस में इसका सिंथेसिस कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि इंसुलिन कम हो गया। तो इसकी सिंथेसिस कम होगी तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, जो लाइपोप्रोटीन है ब्लड में, लाइपोप्रोटीन है वो क्या होंगे, इकट्ठे होने लगेंगे। कौन से लाइपोप्रोटीन, VLDL और काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। तो VLDL और काइलोमाइक्रोन्स आपके क्या होंगे, इकट्ठे होने लगेंगे, ठीक।
ठीक है। काइलोमाइक्रोन कैसे इकट्ठे हुए? सिंपल सी बात है, तुम डाइट से क्या ले रहे हो? फैट ले रहे हो, ठीक है। और वो फैट आपके जब एब्जॉर्ब होते हैं तो सिंपल सी बात है किस में डाल दिए जाते हैं? काइलोमाइक्रोन्स में डाल दिए जाते हैं। फिर वो काइलोमाइक्रोन आपके लैक्टील में जाते हैं, लैक्टील में फिर आपके ब्लड वेसल में डाल दिए जाते हैं। अब वो काइलोमाइक्रोन ब्लड में आ गया तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर क्या है? ट्राइएसाइक्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना है हर अलग अलग टिश्यू में, है ना। तो सिंपल सी बात है, अब मेरे पास लाइपोप्रोटीन लाइपेज तो है नहीं है, तो मेरा काइलोमाइक्रोन टूटेगा नहीं। तो मेरा काइलोमाइक्रोन टूटेगा नहीं तो इसका लेवल क्या होगा? बढ़ने लगेगा ब्लड में। तो क्या हो जाएगा? हाइपर ट्राइएसाइल ग्लिसरोलीमिया। इतना समझ आया? आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो इसके सिम्टम क्या है। सिम्टम देखो, सिम्टम में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट, एक्सट्रीम हंगर, परसिस्टेंट टायर्डनेस एंड वीकनेस। अब देखो समझो, आराम से समझना, ठीक है। देखो बहुत अच्छा टॉपिक होता है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें एकदम अच्छा समझाने के लिए, ठीक। ये समझ आया तुम्हें? ठीक। अब देखो सुनो, यूरिन मतलब पॉलीयूरिया क्यों होता है? देखो सिंपल सी बात है, ये आपका क्या है? ये आपका ग्लोमेरुलाई है, ठीक है। मैं ऐसी रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ये ग्लोमेरुलाई है। अब मेरा सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है? ये मेरा ब्लड फिल्टर हो रहा है। अब मेरे डायबिटिक टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या है? मेरा हाइपर ग्लाइसीमिया स्टेट है ना, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, ठीक है। ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, अब जब ये फिल्टर होगा तो ग्लूकोज मेरा ज़्यादा फिल्टर होगा, ठीक है, सिंपल। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, जो ग्लूकोज होता है ना वो आपका ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, ठीक है, ऑस्मोटिकली एक्टिव। तो ये क्या करेगा? जब ये ग्लूकोज फिल्टर होगा ना तो ये अपने संग क्या करेगा? ब्लड में से जो वाटर होगा ना उसे भी बहुत ज़्यादा खींच लेगा। जैसी ब्लड में अब ये ऑस्मोटिकली एक्टिव है तो ग्लूकोज तो वैसे ही ज़्यादा फिल्टर हो रहा है, तो ग्लूकोज ऑस्मोटिकली एक्टिव होने की वजह से ब्लड से क्या करेगा? वाटर को खींच लेगा। जैसे ही वाटर को खींच लेगा तो क्या होगा? पॉलीयूरिया, ठीक है। वाटर ज़्यादा ले लिया ना इसने, तो वाटर भी ज़्यादा रिलीज होगा फिर यूरिन में, है ना, और ग्लूकोज भी रिलीज होगा यूरिन में, तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीयूरिया, मतलब फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ठीक। बता दिए, बिकॉज ऑफ ग्लूकोज इज ऑस्मोटिकली एक्टिव, एब्जॉर्ब मोर वाटर, ठीक। दूसरा थ्रस्ट, मतलब तुम्हें प्यास ज़्यादा लगेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीडिस्पिया। ये क्यों लग रहा है? देखो सुनो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। अब जैसे ही तुम्हारा ग्लूकोज वाटर को ज़्यादा ले लेता है, मतलब अपने संग लेके चलता है वाटर को, ब्लड में से निकाल देता है वाटर ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम कम होने लगता है। क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम कम होगा। अब जैसे ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम है और ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज़्यादा है ना, ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज़्यादा है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपर ऑस्मोलर ब्लड, ठीक। तो अब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया और लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा? इस कंडीशन से क्या होगा? इस कंडीशन से आपका हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा, है ना। इस कंडीशन से आपका हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा, और हाइपोथैलेमस जैसे स्टिमुलेट होगा तो उससे क्या होगा? थ्रस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। थ्रस्ट प्रोसेस जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो उससे मतलब उस इंसान को प्यास ज़्यादा लगेगी, ठीक। एक्सट्रीम हंगर, पॉलीफेजिया क्यों हो रहा है? देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारा जो ग्लूकोज है वो सेल यूज़ तो कर नहीं पा रही है, तो तुम्हारा क्या? फैट यूज़ हो रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा जो फैट है वो ख़त्म होता जा रहा है ना। तो जो फैट है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो इंसान को क्या लगेगी? बार बार भूख लगेगी उसे, ठीक है, तो पॉलीफेजिया बोलते हैं। और क्या है? परसिस्टेंट टायर्डनेस और वीकनेस रहती है, ठीक। डायग्नोसिस कैसे करोगे? ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है, करते हैं। ऑटो एंटीबॉडीज एसोसिएटेड टाइप 1 डायबिटीज सच एज आइसोलेट्स सेल्स एंटीबॉडीज और IA2 एंटीबॉडीज हम देखते हैं, ठीक है, ये डायग्नोसिस है। सी पेप्टाइड टेस्ट करते हैं। अगर सी पेप्टाइड का लेवल कम है ब्लड में, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि पैंक्रियाज आपका इंसुलिन इनफ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये कॉमन होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में। और क्या है? द डायग्नोसिस कन्फर्म बाय ब्लड ग्लूकोज या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन से तुम डायग्नोसिस कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है, तो ये डायग्नोसिस हो गया। अब कॉम्प्लिकेशन देखो,
कॉम्प्लिकेशन क्या है, देखो कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जो हाई ग्लूकोज लेवल होता है ना ब्लड में, उसे है ना प्यार होता है किसी से, किससे प्यार होता है, आपका प्रोटीन और लिपिड से। तो जो ग्लूकोज होता है ना वो आपका प्रोटीन और लिपिड से है ना अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ से आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। अब ये प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये आपके जो ब्लड वेसल होती है ना उसमें आपका VLDL है ना, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट है ना बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। दूसरा, प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जो आपकी ये देखो ये ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल के नीचे कौन सी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो इसके चारों तरफ है ना प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के चारों तरफ प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो ये प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल करते हैं। अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस आपका हार्ट में डेवलप हुआ तो क्या करेगा, कोरोनरी हार्ट डिसीज। अगर ये आपका ब्रेन में डेवलप हुआ एथेरोस्क्लेरोसिस तो आपका स्ट्रोक करेगा। अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस आपका लोअर लिम्ब में जो ब्लड वेसल्स है उसमें डेवलप हुआ तो क्या करेगा, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज करेगा, ठीक। और क्या कॉम्प्लिकेशन है, रेटिनोपैथी होती है, ठीक है, रेटिनोपैथी। और क्या होता है, कैटरेक्ट। अब कैटरेक्ट सुनो, कैटरेक्ट क्यों, देखो मैंने तुम्हें ये शायद उसमें पढ़ाया था, सॉर्बिटॉल मेटाबॉलिज्म मैंने शायद पढ़ाया उसमें, हाँ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, हाँ मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एक सॉर्बिटॉल पाथवे बताया होगा मैंने पढ़ाया उसमें, ठीक है। मैंने उसमें ये बताया था कि डायबिटीज़ मेलाइटस में आपका कैटरेक्ट देखने मिलता है। वो क्यों देखने मिलता है वो देखो ये ग्लूकोज है, हाई ग्लूकोज है, तो ये हाई ग्लूकोज लेवल आपका किस में कन्वर्ट होता है, सॉर्बिटॉल में, और ये सॉर्बिटॉल आपका फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। जब ग्लूकोज सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट होता है तो एल्डो रिडक्टेज, और सॉर्बिटॉल जब आपका फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है तो सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, जो सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजिनेज होता है वो आपके कुछ टिश्यू में एब्सेंट रहता है, ठीक है। जैसे मान लो आपका किस में एब्सेंट है, लेंस में, तो लेंस में ये क्या एब्सेंट है, तो इसका मतलब जो सॉर्बिटॉल है वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो सॉर्बिटॉल होगा वो इकट्ठा होता रहेगा इसमें, जिसकी वजह से क्या होगा, और सॉर्बिटॉल जो होता है वो क्या होता है, ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, तो क्या करेगा, वाटर को अपनी तरफ खींचेगा बहुत ज़्यादा, तो वाटर को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचेगा तो उससे क्या होगा, कैटरेक्ट। क्यों हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया ना क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉर्बिटॉल का लेवल ज़्यादा है और सॉर्बिटॉल ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, तो उससे वाटर खींचेगा वो, तो उससे क्या होगा, कैटरेक्ट। इतना समझ आया। और ये वाला एंजाइम लेंस में एब्सेंट होता है, ठीक। अब एक बात सुनो, हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ये आपका मान लो जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें हो गया ये, है ना, मतलब ये ग्लोमेरुलस की ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे ये डिपॉजिट हो गया ये, ठीक, प्रोटीन वगैरह जो भी है, ठीक, तो है ना प्रोटीन यहाँ डिपॉजिट हो गया उसके बेस में मेम्ब्रेन पे, तो उससे क्या होगा, ये ग्लोमेरुलाई क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। जैसे ग्लोमेरुलाई डैमेज हो जाएंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, ब्लड आ रहा होगा, तो ब्लड में क्या होंगे, बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे, तो जैसे ग्लोमेरुलाई डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा, जो ब्लड होगा जब फिल्टर होगा तो वहाँ से क्या एल्बुमिन आपका पास हो जाएंगे, है ना, एल्बुमिन ग्लोमेरुलस से पास हो जाएंगे, क्योंकि ग्लोमेरुलस कैसा हो गया, ग्लोमेरुलस जो होता है वो डैमेज हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एल्बुमिन होगा वो पास हो जाएगा, ठीक। जैसे ही एल्बुमिन वो पास हो जाएगा तो यूरिन में आ जाएगा वो, ठीक है, यूरिन में आ जाएगा, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, माइक्रो एल्बुमिन्यूरिया, ठीक। सो आई होप तुम्हें समझ आया होगा ये टॉपिक, ठीक। तो यही है तुम्हारा डायबिटीज़ टाइप 1 मेलाइटस। अगले लेक्चर में हम डायबिटीज टाइप 2 मेलाइटस करेंगे, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखो अपना।